हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रघुवेंद्र ठाकुर अपने गले में फांसी का फंदा डालकर वहां पर खड़ा ये सब कुछ सोच रहा है, और ये पूरी बात सोचते ही उसे जैसे एकदम से पूरे शरीर पर एक झटका सा महसूस हुआ, और उसे पूरी बात याद आई और साथ में पछतावा भी होने लगा। तो बिना कुछ सोचे समझे उसने वो फंदा अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर को अपने साथ लीजिए और यहां से निकलिए, मैं ज्यादा देर इसे नहीं रोक पाऊंगी, दाई माँ ने बहुत ही दर्द भरी आवाज में चिल्लाकर कहा। और उनकी बात सुनकर ठाकुर अपने बेटे के कमरे की तरफ आया और जोर जोर से उस कमरे के दरवाजे को दोनों हाथ से पीटने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई और न ही उसकी बात का कोई जवाब। तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। रघु, दरवाजा खोल, हमें अभी यहां से जाना होगा। तू क्या कर रहा है अंदर? रघु रघु के पिता नरेंद्र ठाकुर ने उसके कमरे का दरवाजा बहुत ही बुरी तरह से ठोकते हुए कहा, और तभी वो दरवाजा एकदम से अंदर की तरफ खुला, और उसका दरवाजा शायद अलग हो गया था, क्योंकि एक तेज आवाज के साथ वो दरवाजा जमीन पर गिर पड़ा। और उस कमरे का दरवाजा खुलते ही उस पूरे कमरे में भरा हुआ एक अजीब सा काला धुआं एकदम ही उन्हें महसूस हुआ। और जैसे ही उन्होंने नजर उठाकर सामने देखा तो वहां पर छत से लटकती हुई एक लाश सामने नजर आई, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उनके अपने बेटे की थी। सामने अपने बेटे को इस तरह से फांसी पर लटकता देख नरेंद्र ठाकुर जोर से चिल्लाया, रघु, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कैसे तुम मुझे छोड़कर? उसके इस तरह से चिल्लाने पर दाई माँ का ध्यान उस तरफ हुआ, और नरेंद्र ठाकुर भागते हुए अंदर आया और उसने हवा में झूल रहे अपने बेटे की लाश के पैरों को नीचे से ही कसकर पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर रखते हुए उस फंदे से उसका गला निकालने की कोशिश करने लगा। ये तो बस शुरुआत है ठाकुर, देखता जा, अब तो तुम सब भी मरोगे, हा हा हा, छोड़ दे मुझे, नहीं तो तू भी मरेगी बुढ़िया, उस गोले के अंदर मौजूद उसे बच्चों ने कहा। और उसकी आवाज सुनकर दाई माँ को ध्यान आया, और उनके पत्थर से निकलती हुई रोशनी अब एकदम कम हो गई थी, और वो गोला भी धीरे धीरे छोटा हो रहा था, और उसकी रोशनी भी एकदम हल्की हो रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर फंसा हुआ वो शैतानी बच्चा अब बहुत ही शैतानियत से मुस्कुरा रहा है। उस शैतान की ये आवाज सुनकर मंजरी का की दाई माँ बहुत ही ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता है उस शैतान को रोकने में उसने अपनी पूरी शक्तियां खर्च कर दीं, लेकिन फिर भी वो उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाई। और इस बार वो अगर उस रोशनी के घेरे से बाहर आ गया तो फिर वो उसे रोक नहीं पाएगी। इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, ठाकुर साहब, चलिए मेरे साथ, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, वो आप सबको मार देगा। ठाकुर नरेंद्र अपने बेटे की लाश के पैर पकड़कर वहां कमरे के बीचों बीच खड़ा है और उसी से अपना सिर टिकाकर रो रहा है, और अब तक उसे समझ आ गया है कि उसके बेटे का शरीर एकदम ही बेजान हो गया है, और उसे किसी शैतान ने नहीं मारा बल्कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली। लेकिन क्यों? ये कहीं ना कहीं मोटे तौर पर तो नरेंद्र ठाकुर को समझ आ रहा है, लेकिन पूरी बात असल में क्या है ये भी उसे जानना है। ठाकुर नरेंद्र का वहां से जाने का मन नहीं है। तभी दाई माँ उसकी तरफ आई और उन्होंने उसे बूढ़े ठाकुर को अपने साथ आने का इशारा किया, और तब तक उसे गोले की रोशनी एकदम ही हल्की पड़ चुकी है, और उस बच्चों की शैतानी ताकत को फिर से हवा मिल रही है, और उसने आजाद होते ही पहला हमला उन दोनों की तरफ किया। लेकिन तब तक वो दोनों घर से बाहर निकल गए, और बाहर निकलते ही उन्हें उनके कानों में तेज चिल्लाने की आवाज पड़ी, हाँ हाँ, मार दो उन सब लोगों को, उनके मरने पर ही शैतान खत्म होगा। वो आवाज सुनकर दाई माँ और बच्चे के दादाजी वहां पर ही रुक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो सारे लोग हाथों में मशाल और लालटेन लिए हुए दौड़कर उनके घर की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, जबकि वहां पर उस शैतानी बच्चे से उन सभी की जान को खतरा हो सकता है। दाई माँ ने उनसे इस बारे में पूछा तो उस तरफ बढ़ते हुए सारे लोगों ने उन्हें बताया कि वो लोग ठाकुर के घर में आग लगाने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि वो शैतान वहीं पर जलकर मर जाए और आगे उन लोगों को इस तरह की किसी भी मुसीबत का कोई सामना न करना पड़े। हाँ हाँ, लगा दो, आग लगा दो, सारे गांव वाले एक स्वर में बोले, और फिर वो सब ठाकुर के घर की तरफ आगे बढ़े, और वहां पर उन सब ने अपनी मशालें घर के चारों तरफ फेंक दी, जिससे कि कुछ ही देर में देखते देखते उसे घर की चारों दीवार पर आग लग गई, और आग लगते ही उन्हें वो सब कुछ जलता हुआ नजर आया, और इसके अलावा कोई भी उन्हें घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो उन सबको यही लगा कि वो शैतानी बच्चा उस आग में जलकर मर गया है। तभी एक ठंडी तेज हवा का झोंका ठाकुर के शरीर को छूता हुआ वहां से आगे गया, और ठाकुर को अपने पूरे बदन में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई,
और उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके शरीर को छूकर वहां से आगे निकल गया। और ये ऊर्जा ठीक उसी तरह की थी जैसे कि ठाकुर को उस बच्चों के आसपास से निकलती हुई महसूस हुई थी। ठाकुर अपने सामने अपने घर में लगती हुई आग को देख रहा है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ भी करने के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, वो श्राप लौट कर नहीं आ सकता। ये कैसे हो सकता है, जबकि रघु तो। इतना बोलते हुए नरेंद्र ने ठाकुर ने सामने की तरफ देखा और उसकी आंखों में अपने घर को इस तरह से जलते देखकर आग की लपटें उसकी आंखों में नजर आई। लेकिन वो एकदम खोया हुआ था, इस बारे में सोचता वहां पर खड़ा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है अब कुछ गलत और बहुत ही गलत होने वाला है, जिसे शायद वो भी रोक नहीं पाएगा। कहानी जारी है। कौन हो सकता है पेड़ के पास मिला वो आदमी, और उन दोनों ने अपनी बच्चों की मनोकामना को पूरी करने के लिए क्या किया होगा? किस तक हद तक गए होंगे रघुवेंद्र और रेवती, और अब नरेंद्र ठाकुर कौन से श्राप के बारे में बात कर रहा है? जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी, और कहानी के सारे पार्ट पर कमेंट रिव्यू जरूर करिए और स्टोरी को शेयर भी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 17 साल बाद। बचाओ बचाओ, मेरा हाथ पकड़ो, कोई मदद करो, मैं यहां से गिर जाऊंगी। पहाड़ी के एकदम किनारे पर बहते हुए झरने के ऊपर किनारे लटकी हुई एक लड़की तेज आवाज में चिल्ला रही है, और उसके आसपास थोड़े ऊपर वाले पत्थर पर 3-4 लड़कियां खड़ी हुई उसकी तरफ झांक रही है, और वो सब उसके लिए परेशान हैं और किसी तरह आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर चुकी है, जिसकी वजह से कोई भी और लड़की उसे तक नहीं पहुंच पा रही, और उन सबको भी गिरने का डर है। एक लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोली, क्या करेंगे अब हम, कैसे बचाएं सुचित्रा को? दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो पहले ही मना किया था, इतना किनारे आने की क्या जरूरत थी? तीसरी लड़की उसे डांटते हुए बोली, चुप करो जया, अभी वक्त इन सारी बातों का नहीं है, पहले हमें उसे बचाना होगा। देखो वहां पर कोई रस्सी या पेड़ की टहनी हो तो लेकर आओ। उन सारी लड़कियों ने एक ही तरह के कपड़े, जो कि वहां की पारंपरिक साड़ी पूरे शरीर पर चिपकी हुई सी बंधी होती है, उसे तरह के ही कपड़े पहने हुए हैं, और शायद वो सब वहां झरने में नहाने का पानी भरने के लिए आई थीं, क्योंकि कुछ पीतल और मिट्टी की मटकियां भी वहां पर आसपास ही रखी हुई हैं। बचाओ बचाओ, मेरा हाथ फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगी, शोभा, जया, कोई तो बचाओ। फिर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज उसे पूरी जगह पर गूंजी। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच से 4-5 लड़के और लड़कियों का एक गुट वहां से निकल रहा था। उन सभी ने लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके पूरे मटमैले और खाकी रंग के थे, जो कि दिखने में मोटे टाट के बोरे जैसे लग रहे थे, और उन सभी के चेहरे पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, और उनके बाल भी उजड़े हुए थे। वो आवाज उन सभी को सुनाई दी तो वो अपनी जगह पर रुक गए, और एक दूसरे की तरफ देखते हुए उनमें से एक ने कहा, ये आवाज सुनी तुमने? कोई संकट में है और हमें बचाना चाहिए उसे। लगता है हमने आवाज सुनने में देर कर दी, क्योंकि कोई तो मदद के लिए चला भी गया शायद, देखो उधर। इतना बोलते हुए एक लड़के ने अपने सामने की तरफ इशारा किया, तो उसके साथ खड़े बाकी 4 लोगों ने भी नजर घुमाकर उसे तरफ देखा, तो बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ एक लड़का वहां उन सबके सामने से निकलकर दौड़कर जाता हुआ दिखा, जो कि कुछ ही पल में उनकी आंखों से ओझल हो गया, और उसके जाने के बाद पीछे से जंगल की सूखी मिट्टी और वहां पड़े हुए सारे सूखे पत्ते जैसे हवा में उड़ रहे थे। अभी के आसपास की धूल मिट्टी भी उड़ने लगी, जिसकी वजह से उनमें से 1-2 को खांसी आने लगी, और वो लोग अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। हाँ हाँ, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, उनमें से एक ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। झरने के ऊपर, लाओ हाथ दो मुझे अपना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलते हुए वो लड़का उसे झरने के एकदम किनारे पर आकर खड़ा हो गया। वो 20-22 साल का एकदम नौजवान लड़का था। उसके काले लंबे बाल जो कि उसकी गर्दन तक आ रहे थे, और उसकी हल्की सुरमई रंग की आंखें जिनमें किनारे पर कालापन साफ नजर आ रहा था, वो एकदम ही अलग लग रही थी। उसकी लंबी तीखी नाक और उसका एकदम तराशा हुआ चेहरा उसे बहुत ही अलग तेज प्रदान कर रहा था। उसे वहां पर देखकर वो सारी लड़कियां जो अब तक वहां पर खड़ी थी, वो सब अपनी जगह से पीछे हट गए, और वो लड़का एकदम ही किनारे पर आया और एकदम अपना शरीर पूरा आगे करते हुए वो पूरा झरने की तरफ ही झुक गया, और उस लड़की के हाथ तक उसका हाथ पहुंच गया। उस लड़की ने हिम्मत करके अपना एक हाथ उस पत्थर से हटाया और हाथ ऊपर बढ़ाकर उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन तभी एकदम ही उसका दूसरा हाथ भी फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी उसे लड़के ने पूरा नीचे लटक कर उस लड़की का एक हाथ कसकर पकड़ लिया।
वो लड़की बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली है। वो एकदम हवा में झूल रही है, उस पहाड़ी के किनारे और झरने के पानी के बीच। उसके इस तरह से चिल्लाने पर लड़के ने उसे लगभग डांटते हुए कहा, चुप करो, मैं तुम्हें बचा रहा हूं और तुम हो कि मेरे कान ही फाड़ रही हो। उस लड़की ने इतनी तेज चिल्लाया कि अपने चिल्लाने के आगे वो उस लड़के के डांटने की आवाज भी सुन नहीं पाई। और तभी उसे लड़के ने भी तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, चुप करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा और तुम सच में गिर जाओगी। ये बात सुनते ही वो लड़की एकदम ही चुप हो गई और फिर उसे लड़के ने उसे तुरंत ही एक झटके में ऊपर खींच लिया, इस तरह से जैसे कि उस लड़के का कोई वजन ही ना हो, जबकि वो भी उसी की हम उम्र लड़की थी और दिखने में भी ठीक ठाक ही थी, कोई वो बहुत ज्यादा दुबली पतली भी नहीं थी। उस लड़के ने उसे एक हाथ से ही पकड़कर बड़ी ही आसानी से खींचकर वापस ऊपर कर लिया और फिर उसे किनारे से थोड़ा साइड में लेकर आया। वो सारी लड़कियां हैरानी से उस लड़के को ही देख रही थी, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर नौजवान युवक लग रहा था। लेकिन उस लड़के ने उन सारी लड़कियों में से किसी की भी तरफ एक नज़र नहीं देखा और उस लड़की को बचाकर वहां लाने के बाद वो वहां पर रुका भी नहीं और तुरंत ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो सारी लड़कियां टकटकी लगाकर उस तरफ ही देखती रही जिस तरफ वो लड़का एकदम से ही चला गया था। कहानी जारी रहेगी।